घोषणा पत्र एक तरह का वादा है जनता के साथ। और लोकशाही में जब चुनाव का मौसम हो, विधानसभा हो या लोकसभा हो या कोई भी चुनाव हो, जब आप घोषणा पत्र लेकर जाते हैं जनता के बीच, तो जनता से, लोगों से एक वादा करते हैं कि यदि हम सत्ता में आए तो आपके लिए, आपके सरकार के लिए ये काम करेंगे। बीफ एक्सपोर्ट करने वाले से तो आप पैसा ले रहे हैं, इलेक्टोरल बॉन्ड, और बीफ के नाम पे अखलाक जुनैद पकड़ा जाएगा, मारा जाएगा, विश्व गुरु बनेगा। एक भी विश्वविद्यालय मुझे नहीं लगता है कि खुला है। और यूनिवर्सिटी का जो हाल है और एजुकेशन का जो हाल है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी ले आए। दोस्तों, आज एक खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। 2024 लोकसभा चुनाव की सरगर्मी तेज है। राजनीतिक दलों में आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है। अभी कांग्रेस पार्टी ने घोषणा पत्र जारी किया था जो काफी चर्चा में है। सत्तारूढ़ दल एक अलग नजरिए से देख रहा है और सोशल मीडिया पे जो बहस चल रही वो भी हम देख रहे हैं। लेकिन मैंने सरसरी निगाह देखा है, काफी हद तक एक बेहतरीन घोषणा पत्र है। कार्यक्रम की शुरुआत करने से पहले हमारे जो गेस्ट हैं आज के, उनको मैं बुलाना चाहता हूं। डीएन सिंह साहब हैं, वो आ जाएं। वो पूरा इस घोषणा पत्र को तैयार करने में उन्होंने काफ़ी भूमिका निभाई है। राजेंद्र पाल गौतम साहब हैं। प्रोफेसर विकास गुप्ता साहब दिल्ली यूनिवर्सिटी में हिस्ट्री डिपार्टमेंट में हिस्ट्री के प्रोफेसर हैं। और मैंने खास आग्रह किया था कि एजुकेशन पे इनका पक्ष सुने। सबसे पहले मैं चाहूँगा कि कम से कम ये जो घोषणा पत्र बना है उस पर 2 शब्द मैं बोलूँ, उसके बाद घोषणा पत्र हम लोग रिलीज करेंगे, सारे साथी के बीच ये डिस्ट्रीब्यूट होगा। आप देखेंगे भी, आप समीक्षा भी करेंगे, उस पर चर्चा होगी और हमारे जो वक्ता और भी आएंगे जो इस घोषणा पत्र को पढ़ चुके हैं वो अपनी बात रखेंगे। साथियों, घोषणा पत्र आखिर होता क्या है? घोषणा पत्र एक तरह का वादा है जनता के साथ। और लोकशाही में जब चुनाव का मौसम हो, विधानसभा हो या लोकसभा हो या कोई भी चुनाव हो, जब आप घोषणा पत्र लेकर जाते हैं जनता के बीच, तो जनता से, लोगों से एक वादा करते हैं कि यदि हम सत्ता में आए तो आपके लिए, आपके सरकार के लिए ये काम करेंगे। ये वादा होता है, एक तरह का शपथ पत्र है। संविधान सिर्फ एक दस्तावेज नहीं है, लेकिन संविधान की मूल भावना कैसे लागू होगी, ये ह्यूमन एजेंसीज पे, पॉलिटिकल पार्टीज के स्वरूप पर निर्भर करता है। ये कानून के नजर में हम सब समान हैं, लेकिन क्या प्रशासन की नजर में समान हैं? यहीं पे जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी का सवाल उठता है। साथियों, संविधान एक आदर्श रूप है। उसको प्राप्त करने के लिए पॉलिटिकल पार्टीज आती हैं, सरकारें होती हैं, कई संवैधानिक संस्थाएं होती है। और चुनाव के दरमियान जब राजनीतिक दल आपके पास आते हैं तो यही वादा करते हैं। सवाल यह है कि 10 साल से, 2014 से 24, हमारा काम सरकारों का गुणगान करना नहीं है। उसके पहले भी जो सरकारें थी, तो यूनिवर्सिटी में हम लोग पढ़ाते हैं, तो जितना वर्ष में है, उस समय भी कपिल सिब्बल साहब HRD मिनिस्टर थे और 4 ईयर डिग्री कोर्स लेकर आए थे। तो उस समय भी हम लोग लड़े ही थे सड़क पे। क्या विकास साहब, ठीक कह रहा हूँ? तो एक एकेडमिशियन, एक रिसर्चर, एक जर्नलिस्ट का काम सरकार का हम यहाँ मिलाना, गुणगान करना नहीं है, उसकी समीक्षा करना है। 14 के पहले एक बड़े अवधि तक कांग्रेस शासन में रही, उसके बाद बीच में जनता पार्टी की सरकार बनी, फिर जनता दल की सरकार बनी, और अभी पिछले 10 साल से
बीजेपी प्रचंड बहुमत के साथ सरकार में, और 10 साल से हम लोगों ने कई जन आंदोलनों को देखा है कि उन्होंने जब वादा किया था कि अच्छे दिन आएंगे, 15 लाख रुपए मिलेंगे, किसानों की आय दुगुनी होगी, टैक्स, वो वीडियो मैंने देखा इलेक्शन के पहले 14 के, कि इतना प्यार से मीठा मीठा बोल रहे हैं मोदी साहब कि जो टैक्स हेवन का पैसा है, जो मैं कह रहा हूं गूगल पे सर्च कर लीजिएगा कि मोदी ऑन टैक्स हेवन, कि टैक्स हेवन का पैसा विदेश से लाएंगे और जो हमारे ईमानदार अधिकारी ऑफिसर लोग हैं उनको 10%, उसका 10-15% उनको पुरस्कार स्वरूप देंगे। ऐसे लग रहा है राजा कह रहे हैं, घोषणा कर रहे हैं, पुरस्कार स्वरूप मिल रहा है। हुआ उल्टा कि पहले प्रोविडेंट फंड में, मैं चूंकि सरकारी नौकरी में हूं इसलिए मैं कह सकता हूं कि प्रोविडेंट फंड के इंटरेस्ट पे टैक्स नहीं लगता था। मोदी साहब आए, टैक्स लगा दिए। पहले था कि अपने सैलरी से 10% ज्यादा भी जितनी मर्जी हो आप कटवा सकते थे, 50,000 भी कटवा सकते थे प्रोविडेंट फंड में। अब है कि साल में 5 लाख से ज्यादा नहीं कटवा सकते। तो रिटायरमेंट के बाद आपके पास जो सहारा था, एक पेंशन और दूसरा जो प्रोविडेंट फंड का पैसा, वो भी दोनों जो है, तो ये वादा था उनका कि टैक्स हेवन का लेकर आएंगे। किसानों की आय दुगुनी होगी। दुगुनी क्या होगी, डंडे पड़े ऊपर, ये पता नहीं था कि जो कहते हैं उसको समझना दूसरे तरीके से। विश्व गुरु बनेगा। एक भी विश्वविद्यालय मुझे नहीं लगता है कि खुला है। और यूनिवर्सिटी का जो हाल है और एजुकेशन का जो हाल है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी ले आए, उसमें विकास साहब को हम लोग सुनेंगे। तमाम मजदूर, किसान, पूरे संगठन, 2 करोड़ रोजगार, बेरोजगारी बढ़ गई। पहले हम लोग तो 8 आने का प्लेटफॉर्म टिकट लेके जाते थे प्लेटफॉर्म पे, और अब 50 रुपये, और भोपाल में तो वहां तो पूरा प्राइवेट ही कर दिया। रेलवे आधा प्राइवेटाइज हो चुका है, पार्लियामेंट के और स्टाफ, नीचे के स्टाफ प्राइवेटाइज हो चुके हैं। एयरपोर्ट पर जो CISF था वो आधा हो चुका है, अब वहां पे प्राइवेट कंपनी आ गई। यूनिवर्सिटी में हमारे यहाँ आई है, कॉलेज यूनिवर्सिटी में आधे स्टाफ ठेके पर हैं। तो सब कुछ ठेके पर है, तो सरकार का काम क्या है? ये मैं पहले आग्रह करूंगा कि सब लोग इसको रिलीज कर लें, पत्रिका को, और जो घोषणा पत्र है जनता का, उसके बाद हम लोग इस पे चर्चा सभी साथियों से सुनेंगे। DN साहब। दोस्तों, ये एक छोटा सा प्रयास है। पॉलिटिकल पार्टी तो अपना घोषणा पत्र जारी करेंगे, लेकिन इस घोषणा पत्र, जनता का घोषणा पत्र, चिकित्सा, महंगाई, रोजगार, तमाम सवाल पर DN सिंह साहब हैं, ये चीफ आर्किटेक्ट हैं। ये इनके दिमाग की उपज है, और कई संगठन का सहयोग लिया गया है। अखिल भारतीय किसानी प्रतिष्ठा मंच, नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड एज पेंशन स्कीम, विजय बंधु साहब हैं, ईवीएम हटाओ राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा, मिशन जय भीम, दलित इमेंसिपेशन फ्रंट, नेशनल मूवमेंट टू सेव पब्लिक सेक्टर। कि ये ऐसा नहीं है कि घर में बैठकर और अपने मर्जी से लिखा गया दस्तावेज है। बेसिकली हम लोगों ने फील्ड में जो अनुभव किया है, जैसे मैं विश्वविद्यालय में पढ़ा था, हमने जो अनुभव किया, किसानों के बीच जो अनुभव हुआ, युवाओं के बीच जो अनुभव हुआ, जो बातचीत हुई, तमाम ऐसे सामाजिक संगठन, इन लोगों से बातचीत करके जो अनुभव आया, DN सिंह साहब ने उसको पूरा तरीके से लिपिबद्ध किया। उसमें थोड़ी सी भूमिका हमारी रही, तकनीकी सहयोग जो है वो अमर है, यहाँ पे रहे, और बाद में ये एक मूर्त रूप ले सका। इसको आप सबके हाथ में, इसको विस्तार से पढ़िएगा। और बेसिकली सरकार के 10 साल के कार्यों की समीक्षा है कि बीफ एक्सपोर्ट करने वाले से तो आप पैसा ले रहे हैं, इलेक्टोरल बॉन्ड, और बीफ के नाम पे अखलाक और जुनैद पकड़ा जाएगा, मारा जाएगा। तो ये 10 साल की समीक्षा है। जब हम समीक्षा करते हैं तब कुछ और आगे हम क्या करना चाहते हैं, और ये सारे पॉलिटिकल पार्टीज को भी जाएंगे, लीडर्स को भी जाएंगे, तो उससे रास्ता निकलता है। इसलिए मैं सबसे पहले
आग्रह करूंगा कि डीएन सिंह साहब जो जो पूरा इस आइडिया को इन्होंने कंसीव किया था, डीएन सिंह साहब आएँ और थोड़ा विस्तार से बताएं कि आखिर ये योजना कैसे बनी। और आप ये किसानी प्रतिष्ठा मंच के संरक्षक हैं, ओल्ड पेंशन स्कीम आंदोलन से भी जुड़े हुए हैं, दिल्ली सरकार में ब्यूरोक्रेट रहे हैं और रिटायरमेंट के बाद फुल टाइम जॉब सोशल मूवमेंट में लगा रहे हैं। तो कैसे योजना बनी और क्या क्या कंटेंट है, डीएन सिंह साहब विस्तार से समझाएंगे। डीएन सिंह साहब, थैंक यू।